Hello students, today we will discuss about ideal and non-ideal solution. In last lecture we have discussed till Raoult's law, and today we will discuss about ideal and non-ideal solution. So now we are starting. I am writing here ideal solution, and one side I am writing non-ideal solution. Non-ideal solution. You should remember students, we will clear all the things with relating to each others. Firstly, I am writing here that what are the ideal solutions? How can we define two ideal solutions? Students, simply you can say that the solutions लिखते जाएंगे आप सभी लोग the solutions which obey Raoult's law over at all concentration are known as ideal solution. ध्यान रखना सभी को, है ना। पहले डेफिनेशन बढ़िया प्रॉपर तरीके से लिखें, इसको समझें, नोट्स बनाते चलें। अब नॉन आइडियल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है द आइडियल्स द सॉल्यूशंस विच ऑवेज राउल्ट्स लॉ। ऑवेज राउल्ट्स लॉ मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना। लेकिन यहाँ पर एट ऑल कंसंट्रेशन, ओनली नॉट फॉर सम कंसंट्रेशन, the solutions which obeys Raoult's law over at all concentration, then we can say that this solution is an ideal solution. If solution does not obey Raoult's law over entire range of concentration, you can say that over at all concentration, that solution, these type of solutions are known as a non-ideal solution. You can see here the solutions which does not obeys Raoult's law over at all concentration are known as non-ideal solution. Non-ideal solution. This is the first point. You have to remember each and everything. Then you can write the correct answer and correct explanation of the ideal and the non-ideal solution. The solutions which obeys Raoult's law, जो भी solution Raoult's law को follow करेगा किसी भी concentration पे, वो आपके आइडियल सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जो सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, कभी कभार कर लेते, बट आई हैव रिटन हियर एट ऑल कंसंट्रेशन, हर एक कंसंट्रेशन पे जब नहीं करते फॉलो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आगे देखें, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ है क्या एक्चुअली में, आपने पहले से पढ़ा, मैंने इसके जस्ट पहले राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ। और यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे। राउल्ट्स लॉ तो ये कह रहा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ volatile component is mole fraction of directly proportional to mole fraction of that component. मीन्स यदि आपके पास ए कंपोनेंट लिक्विड है या वोलेटाइल है, तो सेकेंड भी वोलेटाइल है, यदि बी, तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। यही तो राउल्ट्स लॉ था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मीन्स इस स्टेट को फॉलो करते हैं तो राउल्ट्स लॉ तो आइडियल सॉल्यूशन। मीन्स राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट को यदि फॉलो कर रहे हैं तो आइडियल सॉल्यूशन है ना। इसको कैसे किस तरीके से लिख सकते थे, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अलग करते थे तो आपको याद होगा कि यहां पर हम लोग लिखते थे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और इसी तरीके से लिखते थे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ये भी आइडियल सॉल्यूशन का स्टेटमेंट है, ये भी आइडियल सॉल्यूशन का स्टेटमेंट है। and these solutions are obeys Raoult's law, that's why I am writing these conditions, and
You also know that when we are finding total pressure of a solution, then we can write PT is equal to PA plus PB. Also you can write P naught A into mole fraction of component A, क्योंकि PA की वैल्यू कितनी है आपके पास, प्लस PB means P naught B into mole fraction of component B. This is the value of PB. तो यदि सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब ये तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का होगा वो इसके इक्वल होगा, जो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इसके इक्वल होगा, और इसी तरह से जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो पीए और पीबी के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यही तो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट था भाई। यदि आइडियल सॉल्यूशन है, यदि राउल्स लॉ को जो फॉलो कर रहे हैं, तो जो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट यही तो थे तीन आपके, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यही तो स्टेटमेंट था आपके पास आइडियल सॉल्यूशन के केस में। अच्छा, नॉन आइडियल के केस में हमने लिखा है डज नॉट ऑवेज, रखेंगे डज नॉट ऑवेज मींस नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट ऑवेज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को ऑवेज नहीं करते, इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। यदि यहां पर हमने लिखा हुआ है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मींस आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो नहीं करते इज नॉट इक्वल होगा, मींस पी बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो थर्ड फिर जो टोटल है पीटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, आइदर यू कैन राइट नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। इतना समझ में आया क्या सभी को? इतना समझ में आया क्या पहले सभी को? दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये तो केवल फर्स्ट पॉइंट है, पहले फर्स्ट पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर समझें, फिर इसके बाद हम आगे के पॉइंट्स पे चलेंगे। ये केवल फर्स्ट पॉइंट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, कैसे एक्सप्लेन करें इसको। तो सिंपली बच्चे पढ़ लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जो है राउल्स लॉ को फॉलो करता है। राउल्स लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है, ये इस इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है, और नहीं करता मतलब ये इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है। इतने में काम नहीं चलाएं केवल कि लिख दिया आपने द सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट ऑवेज राउल्स लॉ, बच्चे इतना ही लिखते हैं, खासकर एमपी बोर्ड बस सेंटेंस रख लिया द सॉल्यूशंस व्हिच ऑवेज राउल्स लॉ, द सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट ऑवेज राउल्स लॉ। नहीं, आपको स्टेटमेंट बताना। दिस इज ओनली फर्स्ट पॉइंट, ये केवल फर्स्ट पॉइंट है आपका कि राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये तीन इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दैट इज थर्ड इक्वेशन। नहीं कर रहे फॉलो मतलब ये इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा, और ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। तो ये केवल फर्स्ट पॉइंट है आपके आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जैसे बढ़ेंगे तो बाकी की चीजें देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में राउल्स लॉ में हमें क्या समझना है, तो चलते हैं, हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, नहीं लिया तो बैक करें, और बैक करके स्क्रीनशॉट जरूर लें। सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझते जाएंगे। चले, अब सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे वॉल्यूम मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, या ऑलवेज इक्वल टू जीरो लिखते हैं। मीन्स जो डेल्टा भी होगा, डेल्टा भी अभी समझा रहे हैं, डेल्टा भी जो भी मिक्स होगा इज इक्वल टू होगा जीरो के। किसके केस में होगा बेटा? आइडियल सॉल्यूशन के केस में। आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो डेल्टा भी मिक्स होगा वो जीरो के हमेशा इक्वल होगा। डेल्टा जो भी मिक्स होगा, वॉल्यूम मिक्सिंग होगी, वो हमेशा जीरो के इक्वल आएगी। रीजन बताएंगे क्यों आएगी, रीजन बताएंगे क्यों आएगी, जो डेल्टा भी मिक्स है वो जीरो के इक्वल क्यों आएगी, अभी मैं बात करूंगा। यहां पर हम लिख सकते हैं, जो इसका सेकंड पॉइंट है, वॉल्यूम मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो।
जो वॉल्यूम मिक्सिंग है यहाँ पर डेल्टा V मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए हमेशा जीरो के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर जीरो के इक्वल आएगा आइडियल सॉल्यूशन के केस में, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो वॉल्यूम मिक्स होगा वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। जो वॉल्यूम मिक्स होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर होगा क्यों, अब देखें, इसको समझते हैं पहले इस पॉइंट को, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इस पॉइंट को अच्छे से समझ लें आप पूरे प्रॉपर तरीके से, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखें, सपोज दैट हमारे पास सॉल्यूट है, दूसरे कंटेनर में हमने यहां पर ले लिया सॉल्वेंट। सॉल्यूट में केवल बी के पार्टिकल्स, सॉल्वेंट में हमारे पास ए के पार्टिकल्स। अब जब हमने दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास ए भी आ गया और ए के साथ बी भी आ गया, मतलब सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, एक बात और समझो, इसको हमने लिया 10 ml, इसको भी हमने ले लिया 10 ml। 10 ml प्लस 10 ml जब हमने दोनों को प्लस किया होगा, दोनों को मिक्स किया होगा, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया होगा तो 10 ml थे, तो यहाँ पे कितने ml बना होगा हमारे पास? 20 ml। 20 ml बना होगा सॉल्यूशन हमारे पास। जब हमने 10 ml सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को 10 ml लिया था, जब दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना, तो 10 को मिक्स किया तो 20 ml बना होगा। तो देखें, जब ये 20 ml बना होगा तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते थे थर्मोडायनामिक्स में? थर्मोडायनामिक्स में चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते थे? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम मतलब प्रोडक्ट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 20, माइनस V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम मतलब जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपने लिया था, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम आपने लिया था 10 ml, सॉल्वेंट का लिया था 10 ml, तो टोटल लिया भी कितना था आपने? 20 ही तो लिया था। तो जब 20 वॉल्यूम लिया था तो आपने चेंज इन वॉल्यूम निकाला, मींस मिक्स लिख दिया मैंने। जब मिक्स करेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट को तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा? जीरो के बराबर। चेंज पूछा ना, फाइनल वॉल्यूम 20 ml, इनिशियल वॉल्यूम भी 10 प्लस 10 20 ml, 20 माइनस 20 जीरो। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वहां पे, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? जीरो आएगा। चेंज इन वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर जीरो आएगा। क्वेश्चन उठ रहा, सर क्यों होगा ऐसा? ऐसा क्यों होगा? जो वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है हमें जीरो मिल रहा, देखने को ऐसा क्यों मिल रहा? तो ध्यान से समझें जरा सा, थोड़ा सा इसको एक बार में समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मैंने बोला जो सॉल्वेंट है उसके पास केवल ए के पार्टिकल है, जो सॉल्यूट है उसके पास केवल बी के पार्टिकल्स। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझना बात। ए और बी ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉल्वेंट के पार्टिकल में, बी के बीच में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा या इंट्रैक्शन कह दें। लेकिन जब दोनों को मिक्स करेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन के अंदर अपने पास जो इंट्रैक्शंस होंगे वो ए बी आ जाएंगे, नए टाइप के इंट्रैक्शंस। अब ध्यान से समझो जरा, मान लो यदि ए बी का इंट्रैक्शन बी और ए के इंट्रैक्शन के इक्वल हुआ। इक्वल हुआ का मतलब है ना तो पार्टिकल पास आ रहा ना ही पार्टिकल दूर जा रहा। समझो, ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना है जितना यहां पर ए बी के बीच का है। जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लग रहा है, जितना इंट्रैक्शन इनके बीच में हो रहा है, उतना ही इंट्रैक्शन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। जब सेम इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है तो ना तो किसी का पार्टिकल पास आएगा ना दूर जाएगा। सेम मैंने बोला बी के पार्टिकल के बीच में जो इंट्रैक्शन है, सेम इंट्रैक्शन आपको ए बी के बीच में मिलेगा। इस कंडीशंस में ना कोई पार्टिकल पास आ रहे हैं ना ही कोई पार्टिकल दूर जा रहे हैं। दूर नहीं जा रहे तो वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, पास भी नहीं आ रहे तो वॉल्यूम कम नहीं हो रहा। मतलब इनके बीच का ये जो इंट्रैक्शन होता है, ए बी का इंट्रैक्शन ए और बी के इक्वल होने की वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम मिलता है वो जीरो मिलता है बेटा। जो चेंज इन वॉल्यूम मिलता है हमें वो यहां पर जीरो मिल जाता है। सेम ध्यान से समझना। अब मैंने बोला नॉन आइडियल के केस में जो ए के बीच का इंट्रैक्शन है और बी के बीच का इंट्रैक्शन है। मान लो ये 10 ml लिया था आपने और ये भी आपने 10 ml लिया। जब इन दोनों को मिक्स किया बेटा तो आपके पास सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, सॉल्यूशन बनेगा तो आपका हो 20 ml, क्योंकि यहां पर बराबर बन रहा था लेकिन मैंने नॉट इक्वल लिखा यहां पर। क्यों? ध्यान से समझना। ए और बी का जो इंट्रैक्शन था, अब जब आपने इनको मिक्स किया तो आपको नया एक इंट्रैक्शन मिल गया। ए बी सॉल्वेंट को
और सॉल्यूट को जब आपस में मिक्स किया, सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में मिक्स किया, तो अपने पास एक नए टाइप का इंटरेक्शन आ गया, एबी इंटरेक्शन। और ये जो एबी इंटरेक्शन हमें मिल रहा है, ये जो एबी इंटरेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जरा इसको समझें। मान लो ये जो एबी इंटरेक्शन है, ये जो एबी इंटरेक्शन है ग्रेटर देन हो जाए ए के इंटरेक्शन से या बीबी के इंटरेक्शन से। ये जो एबी इंटरेक्शन है ग्रेटर देन हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए ए के इंटरेक्शन से और बीबी के इंटरेक्शन से, तो क्या होगा? एबी के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा, मतलब पार्टिकल पास पास, पार्टिकल पास पास तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। पार्टिकल पास पास तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। अच्छा मान लो ऐसा होता कि जो एबी का इंटरेक्शन है ग्रेटर देन ना होके लेस देन हो जाता। एबी का इंटरेक्शन लेस देन मतलब पार्टिकल और दूर दूर। पार्टिकल्स जब एबी की और दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एबी के बीच का भाई सॉल्यूशन, एबी कहां पर प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन के अंदर जब एबी के बीच का इंटरेक्शन कम हुआ तो कम होने से पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। पार्टिकल्स यदि दूर चले गए तो वॉल्यूम बढ़ गया, और यदि एबी का इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, तो पार्टिकल पास पास आएंगे। पार्टिकल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। मान लो आपने 10 ml लिया था सॉल्वेंट को, प्लस 10 ml लिया था आपने सॉल्यूट को, लेकिन जब सॉल्यूशन बनाया तो इनके बीच का जो एबी का इंटरेक्शन आया वो बढ़ गया। बढ़ने से पार्टिकल पास पास हो गए, तो पार्टिकल जब पास पास होंगे तो 10 और 10 20 की जगह हो सकता है 15 ml हो जाए। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था कि एबी का इंटरेक्शन लेस हो जाता, लेस होने से पार्टिकल दूर, पार्टिकल दूर तो आपने लिया था 20 ml, तो हो सकता है 20 ml की जगह 25 ml बन जाए, 20 ml की जगह पे ये 25 ml बन जाए। तो इसलिए मैंने एक ही लाइन पे आपको लिख दिया, जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होता, और यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो जीरो के इक्वल होता है। थर्ड पॉइंट में ध्यान देंगे, जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है, मतलब जो एंथैल्पी चेंज होता है आइडियल सॉल्यूशन के केस में, आप सेंटेंस में लिखेंगे change in enthalpy is always equal to zero. In ideal solution, change in enthalpy is always equal to zero, but you have to write in non-ideal solution, change in enthalpy is not equal to zero. Is not equal to zero. In case of ideal solution, change in enthalpy equal to zero. यहाँ ना वॉल्यूम बढ़ रहा ना घट रहा, तो चेंज इन एंथैल्पी ये भी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी होता है जीरो नहीं होता, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। हम बाद में डिस्कस करेंगे किस केस में पॉजिटिव किस केस में निगेटिव, क्यों इक्वल जीरो के नहीं होगी और क्यों जीरो के इक्वल होगी। 3 डिफरेंसेस हो गए आपके, ध्यान देना सभी लोग। ये 3 डिफरेंसेस आपने डिस्कस कर लिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। आज की क्लास में जो हमारा मेन मोटिव है डिफरेंस की, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है, कैसे इनको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस है, और फोर्थ डिफरेंस वैसे मैंने अभी बताया आपको तुरंत पे, अभी बताया हुआ है, लेकिन उसको फिर भी एक तरीके से लिखना, सोचें, लिखना समझना ध्यान देंगे अभी। तो जो फोर्थ डिफरेंस है, फोर्थ डिफरेंस में क्या लिखते हैं? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब ए इंटरेक्शन, और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। ए मींस सॉल्वेंट, बी मींस सॉल्यूट। मैंने फर्स्ट आपको लेक्चर में ही बता दिया था, कहीं पर भी बी लिखा जाए मतलब सॉल्यूट है, कहीं पर भी ए लिखा जाए मतलब सॉल्वेंट है। तो जो ए के बीच का इंटरेक्शन है और बी के बीच का इंटरेक्शन है ना, ए और बी मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल। अरे घर वाली बी भी नहीं रही, घर वाली बीबी की बात नहीं हो रही, सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात हो रही है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की बात हो रही है। इनके बीच का जो भी इंटरेक्शन है वो ए बी के बराबर होगा। यदि ए बी के बराबर होगा तभी आइडियल, ये किसमें होता है? आइडियल सॉल्यूशन के केस में। ये इंटरेक्शन जो होते हैं इक्वल होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के केस में, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में ए बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू द ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन। लेकिन सर एक क्वेश्चन आ रहा मन में कि जब ए बी का इंटरेक्शन इसके इक्वल नहीं हो रहा तो कम भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, अभी मैंने बताया था जब ए बी का इंटरेक्शन कम हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर तो पार्टिकल दूर चले जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अच्छा सेकंड है ए बी का जो इंटरेक्शन, फर्स्ट ए बी का इंटरेक्शन लेस देन हो सकता है ए या बी के इंटरेक्शन से,
या बी नंबर पे ए बी का जो इंटरेक्शन है ग्रेटर देन हो सकता है ए या बी के केस में। मैंने आपको पहले से बता के रखा हुआ है कि जब ए वाली कंडीशंस होगी, इस कंडीशंस में वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर जाता है और इस कंडीशंस में वॉल्यूम जो है आपका डिक्रीज कर जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब वॉल्यूम, भाई ए बी का इंटरेक्शन कम हुआ, कम होने से पार्टिकल दूर, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे यहाँ पर। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक क्लास, जैसे मैंने आइडियल नॉन आइडियल की क्लास ली है, वैसे इसी तरीके से पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन की फुल क्लास एक हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड, एबी का इंटरेक्शन जब ज्यादा होगा मतलब पार्टिकल पास पास, तो वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। वॉल्यूम घटने से वेपर प्रेशर घटेगा, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। भाई जब बराबर नहीं हुआ तो दो कंडीशन आ रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहा, ए बी का इंटरेक्शन ए और बी के इंटरेक्शन के इक्वल नहीं है, तो देयर मे बी टू कंडीशंस। इन वन कंडीशंस इंटरेक्शन ए बी इज मे बी लेस देन टू ए एंड बी। In second condition, solvent-solute interaction may be greater than solvent-solvent interaction or solute-solute interaction. तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ध्यान रखना एग्जांपल्स, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कहीं पर वन वर्ड में पूछे जा सकते। तो आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जांपल होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में जैसे आप लिख सकते हैं एन हेक्सेन, ठीक है, एंड एन पेंटेन, एन हेक्सेन एंड एन ब्यूटेन, सेम कैटेगरी वाले, सेम कैटेगरी वाले। जैसे आप लिख रहे हैं सिर्फ यहां पर टोलुइन, टोलुइन लिख रहे हैं, और टोलुइन के साथ क्या ले लो आप, बेंजीन, सेम कैटेगरी वाले। थर्ड एग्जांपल में क्या लिख सकते, जो सेम कैटेगरी को बिलोंग करें, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। फोर्थ क्या लिख सकते हैं आप, ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरोब्यूटेन। जो सेम स्पीसीज जैसे फॉलो होते हैं वही आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, वही आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो डिफरेंट कैटेगरी के हों, जो सेम कैटेगरी को बिलोंग ना करें, वो आते हैं आपके किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में देखेंगे सभी लोग। फर्स्ट एग्जांपल जैसे आपने ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड प्लस वाटर। सेकेंड एग्जांपल आपने ले वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड। जो भी डिफरेंट कैटेगरी वाले हैं, सेम को बिलोंग नहीं करते, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड प्लस वाटर, इसको किसी एसिड के साथ ले लो, HCl के साथ, HNO3 के साथ, कोई भी ऐसे डिफरेंट कैटेगरी वाले लेंगे तो वो आते हैं नॉन आइडियल के केस में। बट ध्यान रखना नॉन आइडियल के केस में टू टाइप्स देखने को मिलेंगे आपको, विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड विथ निगेटिव डेविएशन। तो ये जो पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन है इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ते जाए। मैंने इसलिए ज्यादा लेंथी नहीं किया वीडियो क्योंकि आप प्रॉपर एक लेक्चर यदि एक दिन में देख रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो, इसलिए छोटे कर दिए लेक्चर में मैंने। नहीं तो 1 घंटे का एक लेक्चर होना चाहिए, बट नहीं किया मैंने, कम कर दिया उसको, कम टाइम में एक टॉपिक को मैंने कवर कर दिया। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। यदि समझ में आ रही चीजें आपको तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह से हम कंटिन्यू और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।